हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा हम अपनी पिछली क्लासेस में हमने कृतिका की बुक को स्टार्ट किया था। कृतिका की बुक से पाठ 1 मेरे संग की औरतें हम कर चुके हैं और उम्मीद करती हूँ वो पाठ आपको अच्छे से समझ भी आया और आपको उसका PDF मिल गया है, तो आपने उसका काम भी पूरा कर लिया होगा। आज हम कृतिका का ही अगला पाठ शुरू करेंगे, रीढ़ की हड्डी। कृतिका में हमारे पास 5 चैप्टर हैं। जिन बच्चों के पास बुक है वो कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम पहला चैप्टर नहीं कराया, बीच के चैप्टर छुड़वा दिए। तो बेटा हमारे पास कृतिका की बुक में 5 चैप्टर थे। 5 में से 2 चैप्टर, पहला और 5वां, ये हमारे सिलेबस से अब कट हो चुके हैं, तो ये हमें नहीं पढ़ने हैं। 9th के सिलेबस में अब ये दोनों चैप्टर नहीं हैं, तो ये हमें नहीं पढ़ने। हमें कृतिका की बुक से केवल 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं मेरे संग की औरतें, और दूसरा हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी, और तीसरा पाठ हम पढ़ेंगे माटी वाली। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नया पाठ कृतिका का, रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के, ये पाठ नहीं, ये एक नाटक है, नाटक का एक अंक है, इसीलिए इस पाठ को एकांकी कहा गया है। बीच बीच में शब्द आएगा इस एकांकी में, एकांकी में, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, एकांकी का मतलब है कि रीढ़ की हड्डी एक नाटक है, और नाटक आपको पता है कि थोड़े बड़े होते हैं, उनका जो विस्तार होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो उस नाटक का एक अंक ये हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के रचयिता हैं, इसे लिखने वाले जगदीश चंद्र माथुर। लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, और नाटक का नाम है रीढ़ की हड्डी। मैं आपको इस पाठ को पहले थोड़ा सा वैसे समझा देती हूँ कि रीढ़ की हड्डी इस पाठ का नाम क्यों रखा गया। बेटा रीढ़ की हड्डी क्या होती है? हमारी बैकबोन। और हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी बैकबोन, हमारे शरीर में क्या काम करती है, उसका शरीर में कितना महत्व होता है, ये हर कोई जानता है कि बिना रीढ़ की हड्डी के हम अपने शरीर के बलबूते सीधे खड़े भी नहीं रह सकते। जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाता है। ना वो सीधा खड़ा हो सकता है, ना वो चल सकता है। इस नाटक का नाम रीढ़ की हड्डी रखने का उद्देश्य लेखक का ऐसे व्यक्तियों को उजागर करना है जिनके स्वयं के कोई विचार नहीं होते, जिनके स्वयं के खुद के कोई फैसले नहीं होते, जो हमेशा अपने हर कार्य के लिए किसी दूसरे के कहे अनुसार कठपुतली की तरह चलते रहते हैं। उन्हें लेखक ने, ऐसे व्यक्ति को लेखक ने रीढ़ विहीन यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाला बताया है। इस नाटक का नाम रीढ़ की हड्डी रखने का लेखक का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सीधा रखती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है, हम स्वतंत्र स्वनिर्भर होते हैं, अपने आप पर निर्भर होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने विचार अपने व्यवहार में ला सकते हैं। किसी दूसरे के गलत बात को मानने के लिए हम बाध्य नहीं होते। और जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी कि जिस व्यक्ति के अपने स्वयं के कोई विचार नहीं होते, जो दूसरों के विचारों के अनुसार ही चलता है, जो सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्तियों के लिए इस नाटक को नाम दिया लेखक ने रीढ़ की हड्डी। इस नाटक को जब हम कभी कक्षा में मिलेंगे तो पाठ से डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास में रोल प्ले करके, तब आपको भी इस नाटक को पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो मेरे पास भी बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं पाठ का सार ही केवल आपको बता सकती हूँ। बाकी जो इसके वाद विवाद हैं, जो इसके डायलॉग्स हैं, वो हम कक्षा में जब हमारे पास हमारी बुक होगी तब हम पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी पाठ लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें एक लड़की है उमा, मुख्य पात्र है इस नाटक की। मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर इस नाटक का कौन है? उमा। पहले मैं इस नाटक के आपको पात्र बता देती हूँ कि इस नाटक में कौन कौन से पात्र हमारे सामने आएंगे। इस नाटक में एक लड़की है उमा, जिसके ऊपर पूरा नाटक निर्भर है, जो इस नाटक की केंद्रीय धुरी है।
केंद्रीय धुरी का मतलब जो इस नाटक का आधार है, जिसको केंद्रित करके इस नाटक को बनाया गया है। ठीक। उमा के पिता रामस्वरूप उमा की माता है, ठीक है, और उमा के घर का नौकर है, बाबू नाम है उसका, और लड़का है शंकर जो उमा को रिश्ते के लिए देखने के लिए आता है। शंकर के पिता हैं गोपाल प्रसाद। तो हमारे पास कितने चरित्र हो गए? उमा, रामस्वरूप, प्रेमा जो उमा की माँ है, और ये बाबू जो नौकर है, शंकर जो लड़का देखने के लिए आता है, और शंकर का पिता गोपाल प्रसाद। तो कुल हमारे पास इस नाटक में 6 पात्र आएंगे। तो हमें इन 6 पात्रों के नाम याद होने चाहिए, नाम अच्छे से सुनने हैं, पढ़ने हैं, और हर पात्र का क्या क्या अभिनय है वो ध्यान से सुनना और समझना है। तो इस नाटक में उमा नाम की एक लड़की है जिसे रिश्ते के लिए देखने के लिए आते हैं लड़के वाले। तो जो लड़के वाले हैं, शंकर है, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद, वो थोड़े दकियानुसी ख्यालों वाले हैं। दकियानुसी मतलब पुराने ख्यालों वाले, रूढ़िवादी विचारों वाले, परंपरावादी, रूढ़िवादी। तो ऐसे घटिया विचार उनके हैं कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, ठीक है, डॉक्टर की पढ़ाई करवाई उसको, लेकिन अपने बेटे के लिए बहू कैसी चाहते हैं? कम पढ़ी लिखी, घरेलू। घरेलू चाहना तो ठीक है कि चलो घरेलू बहू तो हर कोई चाहता है, परंतु वो बहू का पढ़ा लिखा होना गलत मानते हैं। उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए ताकि वो घर का कामकाज करे और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ ना उठा सके। वो शिक्षा के महत्व को ही नहीं समझते, इसीलिए वो लड़की की शिक्षा के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ लिख कर क्या करना है? चूल्हा चौका ही तो करना है, घर का काम काज करना है, तो उसके लिए उन्हें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ है शंकर। शंकर को रीढ़ विहीन कहा गया है, बिना रीढ़ की हड्डी वाला, क्योंकि शंकर जो है वो पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन पढ़ा लिखा लड़का होने के बावजूद वो अपने पिता के ऐसे दकियानुसी विचारों का विरोध नहीं करता, उनका खंडन नहीं करता, बल्कि उनका समर्थन करता है। उनका खंडन नहीं करता, अपने पिता को समझाने की बजाय वो अपने पिता के इन विचारों का समर्थन करता है कि उसके पिता दहेज के लोभी हैं, वो शंकर के विवाह में अच्छा खासा दहेज चाहते हैं, और शंकर भी इस बात में उनका साथ देता है। वो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, इसमें भी शंकर उनका साथ देता है। अब जो रामस्वरूप हैं उमा के पिता, वो लड़की के पिता होने के कारण इस बात से बहुत परेशान है कि उमा के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। तो जब शंकर का रिश्ता उसके लिए आता है उमा के लिए, तो उनकी यही शर्त रहती है कि हमें लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए, तो लड़की का रिश्ता हो जाए। इस कारण रामस्वरूप क्या करते हैं? अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं। उमा जो है उसने एमए किया हुआ है, तो उसकी इस उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। लड़के वालों से यही कहते हैं कि वो कामकाज ही घर का सारा करती है, और उसने सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई की है, 10th क्लास तक ही उसने पढ़ाई की है। तो इस तरह का वो झूठ बोलते हैं उमा के लिए, और उमा से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं कि वो कम पढ़ी लिखी और घरेलू संस्कारी सी दिखाई दे उनके सामने ये ना जताए कि वो पढ़ी लिखी है, उसने एमए किया हुआ है। और उमा भी उनकी यह बात मानने को तैयार भी हो जाती है एक तरफ अपने पिता की आज्ञा के कारण। परंतु जो लड़के वाले हैं शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद, वो उमा से इस तरह के दकियानुसी ख्यालों के प्रश्न पूछते हैं जिससे कि उमा परेशान हो जाती है। और शंकर का चरित्र उमा को पता होता है। शंकर जो है वो न केवल एक विचारहीन व्यक्ति है, बल्कि एक चरित्रहीन व्यक्ति भी है। वो गर्ल्स कॉलेज के बाहर पाया गया था, जिसके कारण उसकी अच्छी खासी पिटाई की गई थी। ये बात उमा जानती थी, वो शंकर को पहचान जाती है। और वो शंकर जब उमा से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो उमा इस बात का विरोध करती है। वो कहती है कि जब मेज कुर्सी बिकती है तो दुकानदार उससे नहीं पूछता। यानी वो ये कहती है कि मैं तो केवल एक भेड़ बकरी, एक मेज कुर्सी हूँ जिसका सौदा तय किया जा रहा है, तो मुझसे क्या पूछना। सामान से नहीं पूछा जाता, केवल दुकानदार से उसका मोल भाव किया जाता है। उसकी ये बातें सुनकर गोपाल प्रसाद को क्रोध आ जाता है
फिर वो शंकर की सारी पोल खोल देती है कि आपका बेटा किस तरह से गर्ल्स कॉलेज के बाहर इसकी पिटाई हुई थी, किस तरह ये चरित्रहीन युवक है। इस तरह करके वो लड़के वालों को बेइज्जत करके उन्हें घर से भेज देती है। तो ये नाटक का आधार है दहेज का विरोध करना। इस नाटक का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? इस नाटक का उद्देश्य ऐसे दहेज के लोभी व्यक्तियों का पर्दाफाश करना है, ऐसे स्वार्थी और दकियानूसी ख्यालों वाले व्यक्तियों के विषय में समाज को जागरूक करना है, जो लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह समझते हैं, जो लड़कियों की शिक्षा का सम्मान नहीं करते, जो उनकी पढ़ाई के खिलाफ हैं और जो दहेज के लालची हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना ही लेखक का उद्देश्य है। तो इस पाठ में उसने शंकर और उमा, गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप, इन 4 मुख्य पात्रों के माध्यम से समाज में फैली इस दहेज प्रथा की समस्या को उजागर करने के लिए इस नाटक की रचना की है। 2 समस्याएं समाज के सामने हैं, एक लड़की की शिक्षा और दूसरा दहेज की परेशानी। तो इन दोनों परेशानियों को सामने रखते हुए लेखक ने हमारे सामने एक नाटक के रूप में इस पाठ को प्रस्तुत किया है। अब मैं आपके सामने पाठ पढ़ूंगी और आपको पाठ को ध्यान से सुनना है, समझना है। पाठ का PDF आपको मिलेगा चैप्टर का। आपको खुद से भी चैप्टर की रीडिंग लगानी है। मैंने पहले आपको एक नाटक को एक स्टोरी के रूप में समझा दिया है ताकि आपको समझने में आसान रहे। बाकी ये पाठ हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में इसमें बहुत रुचि भी आएगी। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ना भी है। मैं इसका PDF आपके पास भेजूंगी, तो चैप्टर को आप खुद से भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं पाठ आपके सामने पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पहला नाटक का पहला दृश्य क्या है? मेहमान के स्वागत की तैयारी। जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसके स्वागत की तैयारी, या खासकर लड़की को देखने जब लड़के वाले आते हैं तो उसके स्वागत की तैयारी किस प्रकार की जाती है, ये दृश्य हमारे सामने लेखक ने नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। मेहमान के स्वागत की तैयारी। इस एकांकी में घर के मुखिया रामस्वरूप अपने घर को सजाते संवारते हैं, क्योंकि आज उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ रहे हैं। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक करते हैं। नौकर कुछ ऊंचा सुनने के कारण धोबी को धोती सुन लेता है, जिसके कारण घर में हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस दृश्य में क्या होता है? तख्त का मतलब है जो बेड होता है ना, लकड़ी का खाली। तो रामस्वरूप और उसका नौकर मिलकर उस पर चादर बिछाते हैं, बेड पर दरी बिछाते हैं, और वो उसे नई चादर बिछाने के लिए कहते हैं। तो वो धोबी कहते हैं कि धोबी के यहाँ से कल ही नई चादर आई है, वो ले आ। तो नौकर को कम सुनाई देता है, जिसके कारण उसे धोबी की जगह धोती सुनाई देता है, और वो रामस्वरूप को नई धोती लाकर दे देता है, जिससे कि घर में सभी कुछ पल के लिए एक हास्य का वातावरण बन जाता है, सभी खुश हो जाते हैं। आगे है रामस्वरूप और प्रेमा का वार्तालाप। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि रामस्वरूप और प्रेमा के बीच क्या वार्तालाप होता है। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, उमा की माँ प्रेमा बताती है कि बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है और वह इसका सारा दोष पढ़ाई लिखाई को डाल देती है। वह कहती है कि इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। इस दृश्य में क्या होता है कि रामस्वरूप बोलते हैं अपनी पत्नी प्रेमा से कि उमा को कहना कि लड़के वालों के सामने थोड़ा सज संवर कर आए और थोड़ा सा तरीके से आए और अपनी शिक्षा के विषय में ना बताए। तब प्रेमा कहती है उमा की माँ कि तुम्हारी वो लड़की जो है वो तो मुंह फुलाए कमरे में पड़ी हुई है और तैयार होना, सजना संवरना तो दूर की बात है, वो तो आना भी नहीं चाहती। तो रामस्वरूप जो है वो अपनी पत्नी प्रेमा से ही कहते हैं कि फिर तुम उसकी माँ हो, तुम्हारा क्या वो है कार्य है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, अपनी बेटी को समझाओ और उसे समझा बुझाकर लड़के वालों के सामने थोड़ा तैयार कर कर ले आओ। फिर उसकी माँ जो है वो उमा के इस व्यवहार के लिए उसकी पढ़ाई को दोष देती है कि मैंने आपसे मना किया था कि लड़की को इतना मत पढ़ाओ लिखाओ, किंतु आपने इतना पढ़ा लिखा कर इसे सर चढ़ा लिया है, मैंने तो मना किया था। वो कहती है कि हमारा ज़माना ठीक था कि बस थोड़ा बहुत हम पढ़ते थे, स्त्री दर्पण पढ़ लिया, स्त्री सुबोधनी पढ़ ली, कोई पत्रिकाएं पढ़ ली, बस घर का कामकाज सीख लिया। अब आपने इसे इतना पढ़ा दिया है कि अभी हमारी बात सुनने को
तैयार नहीं है। माँ जो है वो पिता को दोष देती है कि आपने उमा को क्यों पढ़ाया, तो वो उमा की शिक्षा को दोषी मानती है। प्रेमा बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती है। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के भी अच्छी दिखती है। प्रेमा कहती है कि आप श्रृंगार की बात कर रहे हो, वो तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि कोई बात नहीं, बिना पाउडर के कौन सा हमारी लड़की बुरी है, तुम बिना क्रीम पाउडर के ही उसको ले आना। रामस्वरूप बताते हैं कि वैसे तो वे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं और उनका बेटा बीएससी पास है, पर उनके विचार दकियानूसी हैं। दकियानूसी का मतलब है घटिया ख्याल हैं, बेकार, जिनका कोई महत्व तो नहीं निकलता। ठीक है। और ये वे लड़की ऐसी चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी ना हो। वो कहते हैं कि खुद तो पढ़े लिखे हैं, लड़के को पढ़ाया लिखाया है, और लड़की ऐसी चाहते हैं जो पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। वह पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, पर शादी के मामले में पढ़ी लिखी लड़की उसे पसंद नहीं है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी भी तरह से उसे तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि कुछ भी करके उमा को तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले अब किसी भी समय आ सकते हैं, तो तुम्हें कैसे भी करके प्रेमा को तैयार करना ही पड़ेगा। और फिर वो शंकर के बारे में बताते हैं कि शंकर के पिता जो हैं गोपाल प्रसाद, वो पेशे से वैसे तो खुद तो वकील हैं, बेटे को भी बीएससी तक पढ़ाया है, परंतु उनके विचार कितने दकियानूसी हैं कि उन्हें लड़की चाहिए कम पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी चाहिए उन्हें। तो ऐसे विचारों का वो विरोध भी करते हैं, पर कहते हैं कि अब क्या करूं, बेटी का बाप हूं, मजबूरी है, शादी करनी है, रिश्ता करना है, तो मुझे उसकी शिक्षा को छिपाना पड़ रहा है, वरना तो ऐसे लोगों को मैं भी पसंद नहीं करता। वो अपनी मजबूरी बताते हैं। यहाँ से रामस्वरूप की एक मजबूरी, एक विवशता पता चलती है कि वो एक मजबूर पिता हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए उसे उसकी उच्च शिक्षा को भी छिपाना पड़ता है। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे रामस्वरूप की विवशता। रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। मतलब रामस्वरूप जो हैं वो स्त्री शिक्षा के पक्षधर हैं, स्त्री शिक्षा के पक्ष में हैं। उन्हें अपनी बेटी का पढ़ा लिखा होना कुछ गलत नहीं लगता। वो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते, इसीलिए वो अपनी बेटी को भी उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। परंतु उनकी मजबूरी है कि फिर भी लड़के वालों के सामने वे अपनी बेटी को बीए तक पढ़े होने की बात नहीं बता सकते। लड़के वालों का मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। अब लड़के वालों की बात के आगे रामस्वरूप विवश हैं, मजबूर हैं कि अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाकर भी वो उसे छिपाते हैं। हालांकि उनके मन को पता है कि उन्होंने कुछ गलती नहीं की, अपनी बेटी को पढ़ाया है, किंतु ये समाज ही ऐसा है कि समाज के कारण रामस्वरूप को अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाना पड़ता है ताकि उसकी बेटी का रिश्ता हो सके। क्योंकि बाद में उसे घर गृहस्थी चलानी पड़ती है। लड़के वाले सोचते हैं कि लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे ज़्यादा पढ़कर भी क्या करना है, बाद में तो उसे घर गृहस्थी चलानी पड़ती है। इस प्रकार रामस्वरूप विवशता के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात लड़के वालों से छिपा लेते हैं। प्रश्न बन जाता है कि रामस्वरूप अगर स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, तो फिर उसकी शिक्षा को छिपाया क्यों? उन्होंने छिपाया इसलिए कि उनकी मजबूरी थी, उनकी विवशता थी, क्योंकि लड़के वाले लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे। आगे हम पढ़ेंगे लड़के वालों का आगमन और उनका स्वागत सत्कार, कि किस प्रकार जब लड़के वाले आते हैं तो उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, उनका आगमन, उनके आने पर। नौकर बताता है कि बाहर अतिथि आए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम ठीक जगह रख देते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए बाजार भेज देते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़कर स्वागत किया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच नाश्ता परोसा जाता है। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की पढ़ाई की बात भी करते हैं कि उस ज़माने में मैट्रिक पढ़ा हुआ जो अंग्रेजी लिखता था, उसकी तुलना आज का एमए की डिग्री लेने वाला भी नहीं कर सकता। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के बीच बातचीत चलती हैं। रामस्वरूप जो है वो बड़े चापलूसी किस्म तरीके से उनसे बात करते हैं, जैसे बहुत उनकी चापलूसी कर रहे हैं। जो भी बात गोपाल प्रसाद कहते हैं उसकी हर बात में हाँ मिलाते हैं।
गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हमारा ज़माना अलग था, बहुत सस्ती कचौरियाँ मिल जाती थी और हमारे ज़माने में तो अंग्रेजी पढ़ा 10वीं मैट्रिक पढ़ा हुआ भी आज के एमए को फेल करता है। इस तरह की वो बात बात पर अपने पुराने ज़माने की तुलना वर्तमान समय से कर रहे हैं और गोपाल प्रसाद की इन बातों में हाँ मिला रहे हैं रामस्वरूप अपनी विवशता के कारण। हालांकि उनको उनके ये दकियानुसी विचार पसंद नहीं है, फिर भी अपनी विवशता, अपनी मजबूरी के कारण वो रामस्वरूप की बातों में हाँ मिलाते चलते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हमारा ज़माना ठीक था। तो वो अपने समय की तुलना वर्तमान समय से कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि समय बदलता रहता है। जब समय बदलता है तो उसके साथ परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, तो उस बदलती परिस्थितियों को हमें स्वीकार करना चाहिए। आगे है लड़के वालों के दकियानुसी विचार। इसमें हम पढ़ेंगे कि लड़के वालों के यानी शंकर और उसके पिता के कितने दकियानुसी विचार हैं। अब गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की का सुंदर होना आवश्यक है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़की हमें कम पढ़ी लिखी भी चाहिए, घरेलू भी चाहिए, संस्कारी भी चाहिए और सुंदर भी चाहिए। फिर वे रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक ही पास होनी चाहिए। वे लड़कों की पढ़ाई की तो वकालत करते हैं पर लड़कियों की नहीं। वो कहते हैं कि लड़कों का तो पढ़ना काम है, लड़कों को तो पढ़ लिख कर कमाना है, लड़कियों को कौन सा पढ़ लिख कर नौकरी करनी है, तो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां ज़्यादा नखरे करती हैं तो उनके नखरों को कौन उठाएगा। इस तरह के विचार उनके लड़कियों के विषय में हैं। वे तर्क देते हुए कहते हैं कि मोर के पंख, अपनी बात को वो तर्क के द्वारा साबित करते हैं। अपने बात को जो कह रहे हैं कि लड़कियों का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, लड़कों का पढ़ना तो ज़रूरी है पर लड़कियों का पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, इस बात को वो तर्क के साथ कैसे प्रस्तुत करते हैं कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। उनके अनुसार पढ़ने लिखने का काम तो पुरुषों का ही होता है, स्त्रियों को तो घर गृहस्थी चलानी होती है, अतः उनको अधिक पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती। उनके पढ़े लिखे बेटे की भी यही धारणा थी। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। रामस्वरूप उनकी इस बात का समर्थन करते हैं केवल अपनी विवशता के कारण, वरना रामस्वरूप स्त्री शिक्षा के विरोधी नहीं है, वो उसके पक्षधर हैं, तभी वो अपनी बेटी को पढ़ाते हैं। किंतु वो लड़की वाले हैं, उन्हें रिश्ता तय करना है, इसलिए वो उनकी इस बात का समर्थन करते हैं। और शंकर जो स्वयं पढ़ा लिखा लड़का है, वो भी अपने पिता के इन्हीं विचारों का समर्थन करता है कि लड़की को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। आगे है उमा का प्रवेश। अब आगे उमा का प्रवेश होता है सबके सामने। नाश्ता समाप्त होने के पश्चात रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उमा आती है नाश्ता लेकर और उमा से कहा जाता है कि सबको नाश्ता दे दे। उमा सबको नाश्ता दे देती है, उससे कुछ सवाल जवाब पूछे जाते हैं। फिर जब नाश्ता हो जाता है तो रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तश्तरी लेकर कमरे में आती है। तश्तरी का मतलब जिसमें पान रखा हुआ होता है वो लेकर आती है। आँखों पर उसने सादे कपड़े पहने थे और गर्दन झुकी थी और आँखों पर चश्मा था। उसने सादे कपड़े पहने थे और गर्दन झुकी हुई थी और आँखों पर चश्मा था। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा का चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बताते हैं कि पिछले महीने उसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। उमा के चेहरे पर चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक जाते हैं और वो पूछते हैं कि चश्मा, कहीं आपकी बेटी पढ़ी लिखी तो नहीं है, ये पढ़ाई के कारण तो नहीं है। लेकिन रामस्वरूप मना कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं ये कहकर कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, जिसके कारण ये चश्मा इसे लगा दिया गया है। लड़के वालों का उमा से सवाल करना। अब लड़के वाले उमा से सवाल जवाब करेंगे। गोपाल प्रसाद के उमा के लिए प्रश्न पर प्रश्न शुरू करते हुए कि गाना बजाना आता है या नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग और सिलाई जानती हो या नहीं, इत्यादि। मतलब लड़के वाले जो हैं गोपाल प्रसाद, वो उमा से तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि तुम्हें गाना बजाना आता है या नहीं आता, खाना बनाना आता है या नहीं आता, पेंटिंग और सिलाई का काम जानती हो या नहीं जानती। ठीक है, तो रामस्वरूप जो होते हैं वो अपनी बेटी की तारीफ़ करते हैं कि हाँ गाना बजाना भी जानती है, खाना भी, ये जितना भी हमारे सामने परोसा गया ये सारा इसी ने बनाया है। उसकी हर तरह से तारीफ़ करते हैं अपनी बेटी की। बस वो ये चाहते हैं कि किस तरह रिश्ता पक्का हो जाए।
उमा से गाना सुनाने के लिए कहते हैं तो उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाने लगती है कि गाते गाते उसकी नज़र शंकर से मिल जाती है और वह गाते गाते रुक जाती है। यानी कि वो जब तक उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी उसने शंकर को नहीं देखा था, और जैसे ही गाना बजाते हुए वो उसकी नज़रें ऊपर उठती हैं तो वो शंकर को देख लेती है और वो उसे पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जो गर्ल्स कॉलेज के बाहर पकड़ा गया था। अब गोपाल प्रसाद फिर पूछते हैं कि कुछ इनाम भी जीते हैं क्या? वह चुप रहती है। गोपाल प्रसाद फिर उससे सवाल पूछते हैं कि कुछ इनाम भी जीते हैं, तो रामस्वरूप जो हैं वो उमा के बोलने से पहले ही कह देते हैं कि हाँ, ये जितनी भी ट्रॉफीज़ यहाँ रखी हुई हैं, जितने भी इनाम रखे हैं वो सारे इसी के जीते हुए हैं। वो उसके बोलने से पहले ही स्वयं बोल पड़ते हैं। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि ज़रा उमा को भी तो बोलने दो, आप ही सारे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, उमा तो कुछ बोल ही नहीं रही है, ये गूंगी तो नहीं है। इस तरह की बातें उमा को सुनाई जाती हैं कि आप ही बोले जा रहे हैं, ये नहीं बोल रही उमा कि कहीं ये गूंगी तो नहीं है। तो इस तरह की बातें उसे सुनाई जाती हैं। तो उमा कहती है, उमा के पिता फिर उमा को, रामस्वरूप उमा को जवाब देने के लिए कहते हैं कि देखो साहब क्या कह रहे हैं, आप इनकी बात का जवाब दो, इस तरह से तुम चुप मत रहो। अपनी बेटी को समझाते हैं कि आप इनकी बात को सुनो, देखो ये क्या कह रहे हैं और जवाब दो। अब उमा लड़के वालों से जवाब देगी और उनसे बात करेगी। बेटा हम आधा पार्ट वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं और आधा पार्ट हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ध्यान से सुने बच्चे, आप वीडियो का एक पार्ट देखते हैं, फिर मेरे पास बच्चों के फ़ोन आते हैं कि मैम हमें वीडियो का दूसरा पार्ट, हमें पार्ट समझ नहीं आया या आधा चैप्टर मिला है। तो बेटा मैं हर वीडियो में पहले आपको बोलती हूँ कि हमारी वीडियो के, जिस वीडियो के 2 पार्ट होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि ये वीडियो 2 पार्ट में है। तो ये पार्ट काफ़ी, नाटक हमारा काफ़ी बड़ा है, इसको समझाने के लिए हमें इस वीडियो के 2 पार्ट करने पड़ेंगे। पार्ट 1 में हमने आधा ही पार्ट पढ़ा है और आधा नाटक जो रह गया है, यानी नाटक का जो अंत रह गया है, वो हम वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे और पार्ट 2 में ही हम इसके प्रश्न उत्तर भी डिस्कशन करेंगे।